Everyone, I hope you all are doing good. So my name is Aman Singh and today we are going to study the chapter 8th of class 11th NCERT. हमने लैंडफॉर्म को अच्छे से कवर कर लिया था। लास्ट लेक्चर से हमने क्लाइमेट शुरू कर दिया था। तो 7th चैप्टर में हमने ब्रीफ इंट्रोडक्शन देखा था क्लाइमेट के बारे में और उसके कुछ नुआंसेस देखे थे। आज हम देखेंगे सोलर रेडिएशन, हीट बैलेंस एंड टेम्परेचर। तो यूनिट आपका अभी क्लाइमेट ही चल रहा है, इसके आगे वाले चैप्टर में भी आपके क्लाइमेट यूनिट ही चल रहा है। अब क्लाइमेट यूनिट के अंदर जो आप क्लाइमेटोलॉजी के अंदर डिफरेंट टॉपिक्स पढ़ते हो, ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम बेसिकली क्या पढ़ेंगे, इंसुलेशन और टेम्परेचर के बारे में। इस पे फोकस करेंगे हम लोग, इंसुलेशन एंड टेम्परेचर। तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के लिए बहुत हाई यील्डिंग टॉपिक है। तो इस चैप्टर को बहुत अच्छे से आपको करना है और डायरेक्ट आपके एनसीईआरटी से पिक करके भी यूपीएससी सवाल पूछ रखा है। तो मैं आपको बताऊंगा कि किस स्टेटमेंट से जो आपके एनसीईआरटी में गिवन है वहां से यूपीएससी अपना स्टेटमेंट फ्रेम करता है एज इट इज, राइट। तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत रेलिवेंट है, अच्छे से देखना, लास्ट तक देखना, आपका काम हो जाएगा। ठीक, फिर देखते आगे। इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो देखो, इसमें आपको एटमॉस्फेयर के बारे में हमने लास्ट लेक्चर में देख लिया था, डिफरेंट लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर देख लिया था। यहां पे हम देखेंगे कि इंसुलेशन कैसे इंपैक्ट करता है आपके क्लाइमेट को, राइट। वैसे ही टेम्परेचर आपके कैसे इंपैक्ट करता है क्लाइमेट को, क्या क्या फैक्टर्स है जो कि इंसुलेशन को इंपैक्ट करते हैं, टेम्परेचर को इंपैक्ट करते हैं, राइट। और उसके बाद वो फर्दर हम नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे कि उसको वो फर्दर कैसे लीड करता है प्रेशर डिफरेंस क्रिएट करने में अर्थ सरफेस पे, राइट। उसके बाद हम देखेंगे विंड के बारे में, ठीक है। तो विंड के बारे में हमने थोड़ी बहुत अर्लियर क्लासेस में भी देख रखी है और ये समझ रखा है कि विंड क्या होता है, राइट। उसके बाद आपको यहाँ पे वेदर और क्लाइमेट रिकॉल करो, हमने क्लास 8 में, क्लास 6 में हर जगह देखा था वेदर और क्लाइमेट के बीच का डिफरेंस। तो आपको वो भी चीज़ें याद करनी है कि दोनों क्या है, राइट। देन वी हैव ऑलरेडी लर्नड अबाउट द फैक्ट दैट द अर्थ इज सराउंडेड बाई एयर ऑल अराउंड, द अर्थ रिसीव ऑलमोस्ट ऑल ऑफ इट्स एनर्जी फ्रॉम द सन, राइट। तो अब आपको ये चीज़ मैंने बताया था लास्ट लेक्चर में भी कि जो हमारे अर्थ पे एनर्जी रिसीव होता है वो किसके थ्रू होता है, सन के थ्रू होता है। और किस फॉर्म में होता है, तो वो शॉर्टवेव रेडिएशन के फॉर्म में होता है। तो इतना तो मैंने आपको बता दिया था कि जो इनकम सोलर रेडिएशन होता है वो हमेशा शॉर्टवेव के फॉर्म में होता है। अब उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ वेव्स प्रेजेंट रहते हैं, राइट। जैसे अल्ट्रावायलेट रे हो गया, इंफ्रारेड रे हो गया। लेकिन जो आपका जब अर्थ एब्जॉर्व करता है हीट, तो वो क्या करता है, कुछ पोर्शन रेडिएट बैक कर देता है स्पेस में। तो जो अर्थ रेडिएट करता है उसको हम क्या बोलते हैं, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, और वो आपके जनरली इंफ्रारेड के फॉर्म में होता है। और उसका जो कैरेक्टरिस्टिक रहता है वो क्या रहता है, लॉन्ग वेव। तो ये चीज़ दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ, एक बार सुन लो। जैसे जो इनकम सोलर रेडिएशन होता है, ठीक है, इनकम सोलर रेडिएशन SR, ठीक है, तो ये आपका होता है शॉर्ट वेव। और जो आउटगोइंग टेरेस्ट्रियल रेडिएशन होता है, जो अर्थ आपका रिफ्लेक्ट करता है, आउटगोइंग टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, ये आपका क्या होता है, लॉन्ग वेव। तो इस चीज़ को एकदम थंब रूल बना लेना, एकदम ध्यान रख लेना, डायरेक्ट यहाँ से भी आपके क्वेश्चन पूछ लेते हैं और पूछा भी हुआ है, ठीक है। तो जैसे मान चलो ये सन है आपका और ये आपका अर्थ है, तो सन से जो आपका वेव आएगा वो शॉर्ट वेव के फॉर्म में आएगा, ठीक है। और जो रेडिएट होगा वो आपका लॉन्ग वेव के फॉर्म में होगा, अर्थ जो रेडिएट करेगा। तो ये चीज़ ध्यान रखना। उसके बाद The amount of heat received by different parts of the earth is not the same। तो ये बेसिक फैक्ट आपको पता है, क्योंकि अर्थ का शेप जियोइड है, तो जो अर्थ का डिफरेंट पार्ट है वो सिमिलर आपका इंसुलेशन नहीं रिसीव करता है। तो ऑब्वियसली बात है ना कि जैसे हमारा जो अर्थ है 23.5 डिग्री पे इंक्लाइंड है, तो डिफरेंट पार्ट ऑफ सरफेस ऑफ द अर्थ वो सब सिमिलर तो एनर्जी रिसीव करेंगे नहीं। तो क्या क्या ऐसा फैक्टर है जो कि और डिटरमाइन करता है कि कहाँ पे कितना एनर्जी आपका फॉल करेगा या अर्थ हमारा रिसीव करेगा, तो वो भी चीज़ हम यहाँ पे देखेंगे। तो ये अवेयर रहना है ना, क्योंकि अर्थ का हमारा जियोइड शेप है। उसके बाद दिस लीड्स टू द ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम वन रीजन टू अनदर बाय विंड्स। और उसके बाद आपको पता है कि बहुत जगह पे मान के चलो अगर सनरेज नहीं भी पहुंच पा रहा है, लेकिन फिर भी वहाँ पे हीटिंग इफेक्ट देखने को मिलता है। तो वो कैसे देखने को मिलता है, क्योंकि विंड आपके कैरी करती है एक जगह से दूसरी जगह हीट को। तो विंड का बहुत बड़ा रोल है किस चीज़ में, टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन में, राइट। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो विंड का रोल किस में है, टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन। फिर देखते हैं सोलर रेडिएशन। अब सोलर रेडिएशन के बारे में पढ़ेंगे और इसी को हम इंसोलेशन भी बोलते हैं। सो द अर्थ सरफेस रिसीव मोस्ट ऑफ इट्स एनर्जी इन शॉर्ट वेव लेंथ, ये मैंने आपको बता दिया। द एनर्जी रिसीव्ड बाय द अर्थ इज नोन एज इनकमिंग सोलर रेडिएशन व्हिच इज शॉर्ट इज टर्म एज इंसोलेशन। तो इंसोलेशन अगर कभी भी कोई पूछे तो क्या होता है कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिसीव्ड बाय द सन ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इज नोन एज इंसोलेशन। और थोड़ा टेक्निकल अगर आप डेफिनेशन पे जाओगे तो जो इंसुलेशन होता है ना, इसका एक यूनिट होता है। मतलब अगर हम इसको मेजर करते हैं ना, जैसे फॉर एग्जांपल आपका 1 मीटर
एक यूनिट एरिया में इन 1 यूनिट टाइम हम कितना एनर्जी रिसीव कर रहे हैं उसको हम क्या बोलते हैं, इंसुलेशन बोलते हैं। तो इंसुलेशन का यूनिट क्या हो जाता है आपका, कैलोरी पर मीटर, कैलोरीज पर स्क्वायर सेंटीमीटर पर मिनट। तो ये याद रखना, इसका जो डायरेक्ट पूछ लेंगे आपसे यूनिट क्या होता है, ठीक है। तो ऑन एन एवरेज अर्थ कितना रिसीव करता है, 1.94 कैलोरीज पर स्क्वायर पर मिनट। तो ये चीज ध्यान रखना। तो यही आपका डिफरेंस इंसुलेशन और टेम्परेचर में भी होता है। तो इंसुलेशन बेसिकली वो एनर्जी है जो कि हम रिसीव कर रहे हैं, और टेम्परेचर जो है वो क्या है, इफेक्ट है। मतलब इंसुलेशन जब कहीं पे पड़ेगा तो उसके बाद वहां पे हीटअप होगा, वो हीटअप होता है तो आपका टेम्परेचर हम बोलते हैं। टेम्परेचर बेसिकली क्या होता है आपका, द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। तो टेम्परेचर को आप कह सकते हो, जैसे इंसुलेशन और टेम्परेचर, आपके माइंड में कंफ्यूजन आ रहा होगा कि क्या है दोनों के बीच में डिफरेंस। तो जो इंसुलेशन है ना, ये आपका है अमाउंट ऑफ एनर्जी रिसीव्ड। ये डिफरेंस क्लियर रखना अपने माइंड में, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिसीव्ड, ठीक है। और जो टेम्परेचर है ये क्या है आपका, डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस, डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस, ठीक है। तो आप ऐसे भी कह सकते हो कि जो इंसुलेशन है, जो आपका इंसुलेशन है ये है कॉज, ये क्या है आपका कॉज है, और जो टेम्परेचर है ये आपका क्या है, इफेक्ट है। तो टेम्परेचर का इफेक्ट हमें इंसुलेशन की वजह से देखने को मिलता है, ठीक है। और भी आपके डिफरेंस पूछा हुआ है, और भी आपके डिफरेंसेस होते हैं। तो आपके टेम्परेचर और इंसुलेशन के बीच में आपके यूपीएससी में एग्जाम क्वेश्चन पूछ रखा है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। दूसरा जो डिफरेंस मैं बता दिया, एक तो डिफरेंस बता दिया कि जो इंसुलेशन है वो कॉज है, टेम्परेचर जो है वो इफेक्ट है। इंसुलेशन इज मींस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिसीव्ड ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, और जो आपका टेम्परेचर है डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। दूसरा जो डिफरेंस है वो ये है कि इंसुलेशन इज गवर्न्ड बाय वेरियस लॉ, लाइक बोल्ट्जमैन लॉ, ठीक है। उसके बाद आपका विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ, राइट। तो इंसुलेशन में डिफरेंट लॉ होता है। हम हालांकि ये यहां पे नहीं पढ़ेंगे, बस मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूं। अगर इंसुलेशन और टेम्परेचर के बीच में डिफरेंस पूछ लिया तो इंसुलेशन इज गवर्न्ड बाय वेरियस लॉ लाइक विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ, वैसे ही होता है आपका स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ, और ऐसी और भी अदर लॉ है। लेकिन टेम्परेचर जो है इट इज नॉट गवर्न्ड बाय एनी लॉ। ये दूसरा डिफरेंस हो गया। तीसरा डिफरेंस हो गया, इंसुलेशन जो है इसका यूनिट अलग है, टेम्परेचर का यूनिट अलग है, राइट। तो ये कुछ डिफरेंसेस है इंसुलेशन और टेम्परेचर के बीच में। तो कोई अगर आपको बोलता है कि इंसुलेशन और टेम्परेचर सेम है, तो नहीं भैया, इंसुलेशन और टेम्परेचर बिल्कुल भी सेम नहीं है। इंसुलेशन जो है अमाउंट ऑफ एनर्जी है, और टेम्परेचर जो है जो उस एनर्जी की वजह से जो हमें इफेक्ट फील हो रहा है, ठीक है, डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस, उसको हम बोल रहे हैं टेम्परेचर। इतना बेसिक क्लियर हुआ। अब आगे देखते हैं। The sun rays fall obliquely at the top of the atmosphere, causing Earth to intercept a very small portion of the sun's energy. तो आपको पता है कि जितना हम एनर्जी रिसीव करते हैं, तो जितना आपके सन के थ्रू एनर्जी आता है वो टोटल हम रिसीव नहीं कर रहे होते हैं, है ना। कुछ आपके रिफ्लेक्ट हो जाता है, कुछ आपके एब्जॉर्ब हो जाता है। तो ये हम हीट बजट में पढ़ेंगे। और आपके अर्थ का टेम्परेचर ना आपके कांस्टेंट रहता है, मतलब मेंटेन रहता है। तो जितना अर्थ एनर्जी रिसीव करता है उतना रेडिएट बैक भी कर देता है, और ये जरूरी भी है। अगर मान के चलो हम ज्यादा रिसीव कर लेंगे, रेडिएट कम करेंगे, तो आपका क्या होगा, अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज करने लगेगा, और फिर उसके बाद बहुत सारे प्रॉब्लम से राइज हो जाएंगे। तो इसलिए अर्थ अपना जो टेम्परेचर होता है हीट बैलेंस मेंटेन रखता है, ठीक है। और इसको हम पढ़ते हैं क्यूमुलेटिवली कहाँ, हीट बजट में। तो हीट बजट आगे आपके गिवन है, वहां पे हम देख लेंगे। उसके बाद सोलर आउटपुट रिसीव्ड एट द टॉप ऑफ द एटमॉस्फेयर वेराइज स्लाइटली थ्रू आउट द ईयर ड्यू टू वेरिएशन इन द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द सन। और दूसरा जो रीजन है कि जो टेम्परेचर है ये आपके वेराई करता है ना, डिफरेंट सीजन में। तो हर साल आपके सिमिलर आपके एनर्जी रिसीव नहीं होगा सन से। हर साल आपके हर समय पूरे साल में आपके सिमिलर टेम्परेचर फील नहीं होगा, है ना। जैसे आपको ठंड फील होती है, गर्मी फील होती है, तो ये भी वेरियस फैक्टर पे डिपेंड करते हैं। तो टेम्परेचर और इंसुलेशन दे आर नॉट एकदम कांस्टेंट टर्म, बट दे वेराइड अकॉर्डिंग टू सीजन, अकॉर्डिंग टू प्लेस, और अकॉर्डिंग टू द पोजीशन ऑफ अर्थ इन द सोलर सिस्टम। इतना समझ है। अब आगे देखते हैं। ड्यूरिंग इट्स रिवॉल्यूशन अराउंड द सन, अब जब सन अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है तो आपका अर्थ एक टाइम पे फार्दर फ्रॉम द सन रहता है, और दूसरे टाइम पे नियरेस्ट टू द सन रहता है। तो अगर मैं आपको डायग्राम बना के दिखाऊं तो देखो, जैसे मान के चलो ये है सन आपका, और इसके अराउंड आपके मान के चलो इलिप्टिकल ऑर्बिट में
अर्थ रिवॉल्व कर रहा है, तो एक टाइम पे अर्थ आपके इस डायरेक्शन में रहेगा और एक टाइम पे आपके अर्थ इधर रहेगा, ठीक है। तो ये वाला जो पॉइंट है ये आपका क्या है, फारदेस्ट पॉइंट है, ठीक है। और ये वाला जो पॉइंट है ये आपका क्या है, नियरेस्ट पॉइंट है। हालांकि इस इमेज में आपको ज्यादा दिख रहा होगा, लेकिन ये बहुत ज्यादा डिस्टेंस नहीं है, थोड़ा सा ही डिफरेंस है। जैसे ये जो है आपका 152 मिलियन किलोमीटर और ये है आपका जो है 147 मिलियन किलोमीटर। तो देखो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, 5 मिलियन किलोमीटर का ही डिफरेंस है, राइट। तो जो पास वाला पॉइंट है इसको हम क्या बोलते हैं, पेरिहेलियन, पेरिहेलियन। और जो दूर वाला पॉइंट है उसको हम क्या बोलते हैं, एपिहेलियन, ठीक है। अब इसको कैसे याद रखोगे, तो पी से पास, ठीक है। तो जो पास है पेरिहेलियन और जो अवे, ठीक है, दूर है, वो एपिहेलियन, ये याद रहेगा आपको। डेट आप देख लो, तो एक आपके जनवरी में होता है और एक आपके जुलाई में आता है। तो जनवरी के टाइम पे सन कहां पे रहता है, यहां पे रहता है, ठीक है, 3 जनवरी के अराउंड। The annual insolation received by Earth on 3rd January is slightly more than the amount of received on 4th July. तो 3rd जनवरी के अराउंड आपके जो, तो 3rd जनवरी के अराउंड आपका जो अर्थ रहता है वो यहां पे रहता है, ठीक है, 3rd जन, और 4th जुलाई के अराउंड आपके यहां पे रहता है। समझ आया। तो ये भी तो आपके इम्पैक्ट कर रहा है ना। तो अगर अर्थ सन से दूर रहेगा तो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिसीव्ड ऑब्वियस ही बात है कम रहेगा, है ना। और वही अगर आपके अर्थ पास रहेगा सन के, तो दी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिसीव्ड आपके क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। लेकिन अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर जनवरी के अराउंड तो ठंड पड़ती है, लेकिन अगर ये पास है तो कायदे से तो गर्मी होना चाहिए था, है ना। आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा, नहीं आया तो आना चाहिए। तो आप, इसका सिंपल रीजन है कि आपके जो टेम्परेचर और इंसुलेशन है ना, सिर्फ एक फैक्टर पे डिपेंड नहीं करता है, और भी वेरियस फैक्टर है। तो ये वाला फैक्टर तो डिटरमाइन करेगा इंसुलेशन को। मतलब अगर जब अर्थ सन के पास रहेगा तो आपका अमाउंट ऑफ एनर्जी रिसीव्ड ज्यादा होगा, लेकिन टेम्परेचर जो होगा वो ज्यादा नहीं होगा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। ऐसा क्यों? क्योंकि और भी अदर फैक्टर्स है जो कि रोल प्ले करते हैं टेम्परेचर और इंसुलेशन को डिटरमाइन करने में। समझ आया। फिर देखो, तो वही चीज बता रहा है कि जो 4th जुलाई में जो आपका अमाउंट ऑफ एनर्जी रिसीव्ड होगा वो स्लाइटली लोअर देन 3rd ऑफ जनवरी होगा, ठीक है। उसके बाद हाउएवर द इफेक्ट ऑफ दिस वेरिएशन इन सोलर आउटपुट इज मास्क्ड बाय अदर फैक्टर्स सच एज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड सी एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन। तो वही मैं आपको बता रहा हूं कि अदर फैक्टर भी इसको डिटरमाइन करेगा। देयरफॉर दिस वेरिएशन इन सोलर आउटपुट डज नॉट हैव अ ग्रेट इफेक्ट ऑन डेली वेदर चेंजेस द सरफेस ऑफ द अर्थ। देन आता है आपका वेरिएबिलिटी ऑफ द इंसुलेशन एट द सरफेस ऑफ द अर्थ। अब आपको मैं बता रहा हूं जो फैक्टर्स है जो कि इंसुलेशन को डिटरमाइन करते हैं। तो एक फैक्टर तो देख लिया आपने, पेरिहेलियन और एपिहेलियन वाला, ठीक है। दूसरा फैक्टर आप क्या एकदम माइंड में क्लिक करना चाहिए, लैटिट्यूड, राइट। तो जो आपके इक्वेटर पे आपको पता है कि जो आपका सनरेज होता है, ठीक है, ये डायरेक्टली फॉल करता है 0 डिग्री एंगल, लेकिन वही पोल पे आप जाओगे तो जो सनरेज होता है इसका एंगल बढ़ जाता है, ठीक है। तो मतलब जो एनर्जी रिसीव पोल पे होता है वो एज कंपेरिजन टू इक्वेटर कम होता है। इतना समझ आया। तो पहला फैक्टर क्या हो गया आपका, द लैटिट्यूड। दूसरा हो गया आपका द रोटेशन ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस, ठीक है। फिर हो गया आपका लेंथ ऑफ द डे। तो अगर मान चलो आपका दिन का लेंथ लंबा है तो आपका ज्यादा इंसुलेशन रिसीव होगा, अगर दिन का लेंथ कम है तो आपका कम इंसुलेशन रिसीव होगा। फिर पेरिहेलियन और एपिहेलियन मैंने बता ही दिया। फिर द ट्रांसपेरेंसी ऑफ द एटमॉस्फेयर। तो अगर मान के चलो कहीं पे क्लाउड कवर ज्यादा है, राइट, तो वहां पे आपके इंसुलेशन क्या होगा, कम होगा, क्योंकि क्लाउड क्या करते हैं आपके, या तो एब्जॉर्ब कर देंगे, या तो एब्जॉर्ब करेंगे या रिफ्लेक्ट कर देंगे, है ना। और वहीं पे कहीं पे अगर मान चलो क्लियर स्काई है तो आपका इंसुलेशन कहाँ क्या होता है, ज्यादा होता है। तो ये सब कुछ फैक्टर्स हैं जो कि डिटरमाइन करते हैं अमाउंट ऑफ इंसुलेशन को। इतना क्लियर हुआ, ठीक है। So the fact that Earth axis makes an angle of 66.5 degree with the plane of its orbit around the sun has a greater influence on the amount of insolation received at different latitude. तो ये latitude वाला यहाँ पे explain किया है। The second factor determining the amount of insolation received is the angle of inclination of the ray. ठीक है। तो जो हायर लैटिट्यूड होगा, जो पोलर एरिया होगा, वहां पे इंसुलेशन आपके कम होगा। जो आपका इक्वेटर साइड होगा, ट्रॉपिकल रीजन होगा, वहां पे इंसुलेशन आपके ज्यादा होगा। सो हायर लैटिट्यूड रिजल्ट इन अ स्मॉलर एंगल द रेज मेक विद द सरफेस ऑफ द अर्थ लीडिंग टू स्लैंटिंग सन रेज। द एरिया कवर्ड बाय वर्टिकल रे इज ऑलवेज लेस देन दैट कवर्ड बाय स्लैंट रे। इफ मोर एरिया इज कवर्ड द एनर्जी गेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड एंड नेट एनर्जी रिसीव पर यूनिट एरिया डिक्रीजेस। तो ये लाइन समझना क्या दिया हुआ है कि अगर मान के चलो
एनर्जी आपके कंसंट्रेटेड एरिया पे पड़ता है तो वहां पे एनर्जी आपका क्या होगा, ज्यादा होगा। ऑब्वियस सी बात है कि अगर एनर्जी मान के चलो इस एरिया पे पड़ रहा है, ठीक है, डायरेक्टली, और एक एनर्जी आपके इस एरिया पे पड़ रहा है, तो एनर्जी ज्यादा कहां पे होगा, कंसंट्रेटेड, यहां पे ज्यादा होगा, ठीक है, तो एनर्जी की इंटेंसिटी यहां पे ज्यादा होगी। लेकिन ये बड़े सरफेस एरिया में क्या हो रहा है कि एनर्जी जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा है, ठीक है, तो इंसुलेशन का इफेक्ट आपको कम देखने को मिल रहा है। अब इसका रीजन क्या बता दिया है, टिल्टेशन ऑफ द अर्थ। तो अर्थ आपका क्योंकि टिल्टेड है 23.5 डिग्री पे, तो ये इमेज से आपको क्लियर हो जाएगा। ये देखो, ये जो इमेज है आपका, तो ये है आपका इक्वेटर, ठीक है, ये इक्वेटर है, ये आई होप आप लोग को विजिबल होगा। नहीं विजिबल है तो मैं इस कलर से कर देता हूं, ये भी विजिबल नहीं है, चलो कोई नहीं। तो ये है आपका इक्वेटर। अब सनरेज देखो यहाँ पे डायरेक्टली आपके कितना डिग्री एंगल बना रहा है, 66.5 डिग्री एंगल बना रहा है, तो यहाँ पे आपके डायरेक्ट सनरेज पड़ रहा है। लेकिन वही यहाँ पे आप देखो तो यहाँ पे आपके एंगल क्या हो गया, कम हो गया, तो इसको हम बोलते हैं स्लैंटिंग, ठीक है। तो स्लैंटिंग एरिया की वजह से क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो सनरेज रिसीव हो रहा है इतने पोर्शन में ही हो रहा है, लेकिन यहाँ पे जो हो रहा है रिसीव ये इतने पोर्शन में हो रहा है, ठीक है। तो इमेज से आपको क्लियर हो रहा होगा कि इस पोर्शन में आपके इंसुलेशन ज्यादा पड़ रहा है और इस पोर्शन में आपके क्योंकि जो सनरेज है ये डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे आपके जो इंसुलेशन है वो कम है, ठीक है। ये इमेज आपको क्लियर हो गया होगा और यही इमेज डायग्राम आपको बना के आना होता है मेंस में। फिर देखते हैं आगे, सोलर रेडिएशन। So the atmosphere is largely transparent to shortwave solar radiation. The incoming solar radiation passes through the atmosphere before striking the earth surface. तो यहाँ पे वही दे रखा है कि जो इनकमिंग सोलर रेडिएशन होता है शॉर्टवेव होता है और आपका जो एटमॉस्फेयर होता है ये ट्रांसपेरेंट होता है फॉर द इनकमिंग सोलर रेडिएशन। लेकिन वही जो आपका आउटगोइंग टेरेस्ट्रियल रेडिएशन होता है जो कि इंफ्रारेड रेडिएशन के फॉर्म में होता है, ये आपका क्या होता है, इसके लिए जो एटमॉस्फेयर है ये आपका ओपेक होता है, मतलब सारा जो रेडिएशन है उसको पास ऑन नहीं होने देता है। इतना समझ है। उसके बाद देखो ये हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में एटमॉस्फेयर में कि जो ओजोन लेयर है ये कहाँ पे पाया जाता है, आपके स्ट्रेटोस्फेयर में पाया जाता है। तो बहुत सारे जो आपके सनरेज है ना, सन से जो अल्ट्रावायलेट रेज आते हैं उसको ओजोन लेयर ही ब्लॉक कर देता है ऊपर, ठीक है। तो बहुत सारा हीट आपके अर्थ पे पहुंच ही नहीं पाता है। अराउंड 34% 35% आपके क्या होता है, रिफ्लेक्ट बैक कर जाता है, ठीक है। और उसके बाद इस कारण आपके स्काई का जो आप कलर देखते हो, ठीक है, क्योंकि आपके वेव्स का वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होता है, तो उसके बेसिस पे ही जो आपके एटमॉस्फेरिक फेनोमेना है वो देखने को मिलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल स्काई का जो कलर है वो ब्लू क्यों होता है, क्योंकि ब्लू का जो वेवलेंथ होता है वो आपका कम होता है और वो इजिली स्कैटर हो जाता है एटमॉस्फेयर में जो भी डस्ट पार्टिकल प्रेजेंट है उनके वजह से, ठीक है। लेकिन वही रेड लाइट जो होता है वो आपके उसका वेवलेंथ लंबा होता है तो इतने इजिली स्कैटर नहीं हो पाता है। तो ये आपका एक रीजन है। तो अगर कोई पूछे कि द ब्लू कलर ऑफ द स्काई इज ड्यू टू विच फेनोमेना, तो ऑप्शन में आपके रहेगा रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो आपको क्या मार्क आना है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ठीक है। क्यों ब्लू कलर स्कैटर हो रहा है ज्यादा, क्योंकि उसका शॉर्ट वेवलेंथ है। तो ये सब जो कुछ टेक्निकलिटीज है, जो बेसिक साइंस है, वो आपको क्लियर होना चाहिए। फिर देखो आगे, स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंसुलेशन एट द अर्थ सरफेस। तो ये चीज आप, ये ना डेटा है जो ये आप याद कर लेना, आपके काम आता है कोड करने में, मेंस एग्जामिनेशन में। तो जो आप देखते हो कि जो ट्रॉपिक्स है, ठीक है, वहां पे कितना इंसुलेशन पड़ता है, 320 वॉट पर मीटर स्क्वायर। वहीं पे जो आपका पोल है वहां पे कितना देखने को मिलता है, 70 वॉट पर मीटर स्क्वायर, राइट। उसके बाद सब ट्रॉपिकल डिजर्ट में भी आपको इंसुलेशन बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, वेयर द क्लाउडीनेस इज द लीस्ट, राइट। लेकिन वहीं पे जहां पे क्लाउड इक्वेटर देखते हो तो इक्वेटर पे आपका क्लाउड कवर ज्यादा होता है, तो एकदम इक्वेटर पे आपको इंसुलेशन कम भी देखने को मिलेगा। तो अगर इक्वेटर और ट्रॉपिक्स में बोला जाए तो यहां से आपकी स्टेटमेंट फ्रेम कर लेंगे, ठीक है। तो आपको लगेगा कि इक्वेटर पे ज्यादा पड़ता होगा क्योंकि अभी हम एंगल देख के आ रहे हैं, लेकिन क्योंकि इक्वेटर पे आपका कन्वेक्शनल करंट प्रेजेंट है और वहां पे क्लाउड फॉर्मेशन ज्यादा हो रहा है, तो एज कंपैरिजन टू ट्रॉपिक्स इक्वेटर पे जो इंसुलेशन पड़ेगा, अमाउंट ऑफ इंसुलेशन रिसीव्ड वो कम होगा एज कंपैरिजन टू ट्रॉपिक। क्यों? क्योंकि ट्रॉपिक्स में आपकी क्लाउड कवर नहीं होता है, वहां पे आपके सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट एग्जिस्ट कर रहा है, तो वहां पे क्लाउड फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। तो ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ क्लाउड फॉर्मेशन वहां पे जो इंसुलेशन होगा एज कंपैरिजन टू इक्वेटर ज्यादा होगा। तो डायरेक्ट स्टेटमेंट में फॉर्म फ्रेम करके पूछेंगे, आप गलत करके आ जाओगे। तो इसी माइंड में क्लियर रखना कि इक्वेटर पे इंसुलेशन रिसीव होता है ज्यादा, लेकिन अगर कंपेयर करें हम ट्रॉपिक से तो ट्रॉपिक से कम होता है। क्यों? क्योंकि ट्रॉपिक में आपके क्लाउड कवर कम है। ये चीज याद रखना, थंब रूल बना लेना, चाहो तो नोट भी कर सकते हो। वही आप विंटर में देखोगे तो विंटर में द मिडिल एंड हायर लैटिट्यूड रिसीव लेस रेडिएशन देन इन समर। तो विंटर में आपके जो इंसुलेशन होता है और कम हो जाता है इन हायर लैटिट्यूड। तो ये भी आपके स्टेटमेंट डायरेक्टली जो ये यूपीएससी है आपके फ्रेम करता है, ठीक है। फिर देखो आगे, हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ एटमॉस्फेयर। अब देखो
हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ एटमॉस्फेयर तीन तरीके से होता है, एक होता है आपका कंडक्शन, एक होता है कन्वेक्शन और एक होता है आपका रेडिएशन। अब ये तीनों के बीच में मैं आपको इजी लैंग्वेज में डिफरेंस समझा देता हूं, आपको क्लियर हो जाएगा। तो कंडक्शन हम कब बोलते हैं, तो अगर हीट ट्रांसफर आपका एक बॉडी से दूसरे बॉडी में हो रहा है थ्रू द कॉन्टैक्ट ऑफ बॉडी। तो अगर कोई दो बॉडी कॉन्टैक्ट में है और दोनों बॉडी का टेम्परेचर डिफरेंस है, ठीक है, मान के चलो इसमें आपका ज्यादा टेम्परेचर है इस बॉडी के मुकाबले और दोनों बॉडी अगर कॉन्टैक्ट में आ गए तो हीट क्या होता है, ट्रांसफर होता है फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। कब तक ट्रांसफर होगा, जब तक दोनों बॉडी का टेम्परेचर बराबर ना हो जाए, राइट। तो ये चीज होता है आपका कंडक्शन। तो कंडक्शन का जो रोल होता है वो क्या होता है, वो आपके लोअर एटमॉस्फेयर को हीट करता है, राइट। फिर उसके बाद आता है आपका कन्वेक्शन। तो कन्वेक्शन में जो हीट होता है वो आपके कॉन्टैक्ट से नहीं बल्कि आपके करंट से पास होता है, मतलब वो किसी मीन के थ्रू हीट ट्रांसफर होता है, कन्वेक्शनल करंट के थ्रू, राइट। और वही अगर आप रेडिएशन देखोगे तो रेडिएशन में कोई बॉडी किसी बॉडी की रिक्वायरमेंट नहीं है फॉर द हीट ट्रांसफर। रेडिएशन में जनरली जो हीट होता है वो वेव फॉर्म में ट्रांसफर होता है। तो इतना क्लियर हुआ। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने बताया, यहाँ पे एक बार डिटेल में देख लेते हैं, ये मैंने आपको लेमन टर्म में बता दिया। और एक टर्म और आता है एडवेक्शन। तो एडवेक्शन आप ऐसे समझ लो, जो कंडक्शन को अगर हम हॉरिजॉन्टली फ्लो कर रहा है विंड, ठीक है, या करंट, तो उसको हम बोल देंगे एडवेक्शन। कंडक्शन आपका वर्टिकली, एडवेक्शन आपका हॉरिजॉन्टली। अब देखो, there are different ways of heating and cooling of atmosphere. The earth after being heated by insolation transmit heat to the atmospheric layer near the earth in the wave form. The air in contact with land get heated slowly and the upper layer in contact with the lower layers also get heated. This process is called conduction. तो क्योंकि आपके अर्थ जहां से रेडिएट करता है तो वहां पे ज्यादा टेम्परेचर रहता है, तो वो क्या करता है कि लोअर एटमॉस्फेयर को हीट करने लगता है। फिर लोअर एटमॉस्फेयर के जो भी एयर कॉन्टैक्ट में रहते हैं वो भी हीट अप होते हैं। तो इस तरीके से जो आपका लोअर एटमॉस्फेयर हीट होता है वो किस प्रोसेस के थ्रू होता है, कंडक्शन के थ्रू होता है। और डायरेक्टली स्टेटमेंट में फ्रेम करके पूछ देंगे। फिर कंडक्शन टेक प्लेस व्हेन टू बॉडीज ऑफ अनइक्वल टेम्परेचर आर इन कांटेक्ट विद अनदर, रिजल्टिंग अ फ्लो ऑफ एनर्जी फ्रॉम द वार्मर टू कूलर बॉडी। देन द ट्रांसफर ऑफ हीट कंटिन्यूज अंटिल बोथ बॉडीज अटेन द सेम टेम्परेचर or the contact is broken. Conduction is important in heating and lower layers of the atmosphere. The air in contact with earth rises vertically on heating in the form of current, further transmitting the heat to atmosphere. This process of vertical heating of the atmosphere is known as convection. तो convection का क्या है आपका, the air in contact with the earth rises vertically on heating in the form of currents. तो जब एयर आपके करंट्स के फॉर्म में वर्टिकली ऊपर जाता है और वो अपने सराउंडिंग एयर को हीट अप करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, कन्वेक्शन बोल देते हैं। और वही अगर वेव फॉर्म में हीट ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है, रेडिएशन के फॉर्म में हीट ट्रांसफर हो रहा है और उसकी वजह से जब एटमॉस्फेयर आपके हीट अप हो रहा है तो उसको हम क्या बोल देते हैं, रेडिएशन। समझ है। Then the convective transfer of energy is confined only to the troposphere, और ये ज्यादातर आपको ट्रोपोस्फेयर में ही देखने को मिलते हैं, ठीक है। सो कंडक्शन और कन्वेक्शन का आपका डेफिनेशन दे रखा, आप देख सकते हो। फिर आपका आता है एडवेक्शन, जो मैं बता रहा था। सो द ट्रांसफर ऑफ हीट थ्रू हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर इज कॉल्ड एडवेक्शन। तो अगर हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर के वजह से हीट ट्रांसफर हो रहा है तो उसको हम क्या बोल देंगे, एडवेक्शन बोल देंगे। तो तीनों के बीच में डिफरेंस क्लियर रखना। कंडक्शन आपका क्या हो गया, इसमें बॉडी कॉन्टैक्ट में रहता है, ठीक है। कन्वेक्शन आपका क्या हो गया, यहां पे करंट फॉर्म में हीट ट्रांसफर होता है। और जो रेडिएशन है इसमें आपके वेव फॉर्म में होता है, ठीक है, वेव फॉर्म। फिर आता है आपका इन ट्रॉपिकल रीजन पर्टिकुलरली इन नॉर्दर्न इंडिया ड्यूरिंग समर सीजन लोकल विंड कॉल्ड लू इज द आउटकम ऑफ एडवेक्शन प्रोसेस। तो आपको पता है कि हमारे नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया में समर के टाइम पे लू चलता है ना, तो लू भी किसके वजह से होता है, आपके एडवेक्शन की वजह से होता है। तो इसका भी डिटेल फिनोमेना जब हम मानसून विंड वगैरह पढ़ेंगे तो वहां पे डिटेल में देखेंगे, ठीक है। फिर मैंने आपको बता दिया है कि जो आपका अर्थ रेडिएट करता है किस फॉर्म में, लॉन्ग वेव के फॉर्म में जो हीट है उसको रेडिएट करता है, ठीक है। और उसी को हम क्या बोलते हैं, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन बोलते हैं, जो कि जनरली इंफ्रारेड रे के फॉर्म में होता है, इंफ्रारेड वेव के फॉर्म में होता है। तो ये सब कुछ है। उसके बाद देखो, जो ग्रीन हाउस गैसेस होते हैं, अगर मान के चलो ग्रीन हाउस गैसेस का कंसेंट्रेशन आपके एटमॉस्फेयर में बढ़ गया तो ये क्या करते हैं, ये अलाउ नहीं करते रेडिएशन को पास होने का, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, ट्रैप कर लेते हैं। इसलिए बोलते हैं ग्रीन हाउस गैस का लेवल कम करना हमें, क्योंकि ग्रीन हाउस गैस अगर ज्यादा आ जाएंगे एटमॉस्फेयर में तो वो क्या करेंगे, जो भी रेडिएट कर रहा है आपका जो अर्थ है हीट को, उसको क्या करेंगे, एब्जॉर्ब कर लेंगे और उसके वजह से जो आपके अर्थ का टेम्परेचर, एवरेज टेम्परेचर वो आपका बढ़ जाता है, ठीक है। तो वो फिर क्या करता है, ग्लोबल वार्मिंग कॉज करता है। तो यही चीज यहाँ पे गिवन है टेरेस्ट्रियल रेडिएशन में, आप चाहो तो रीड कर सकते हो। उसके बाद आ गया हीट बजट ऑफ द प्लैनेट अर्थ।
अब ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। यहाँ पे कुछ डेटाज है, आप कोशिश करना इसको याद कर लेने का, क्योंकि हीट बजट से आपके क्वेश्चन पूछ देंगे, या तो शॉर्ट नोट के फॉर्म में बोल देंगे लिखने कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय हीट बजट ऑफ अर्थ। तो आपको फिर मेंस में आंसर लिखने के लिए आपको ये सब डेटाज चाहिए। तो जो इंपॉर्टेंट डेटाज है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले देखो, सन से जो आपके 100% एनर्जी जो निकलता है वो सारा 100% आपके अर्थ द्वारा रिसीव नहीं किया जाता है, बल्कि उसमें से क्या होता है 35% वापस एटमॉस्फेयर में रिफ्लेक्ट हो जाता है थ्रू द क्लाउड और वेरियस मींस, और आपके 65% अर्थ के सरफेस तक पहुंच पाता है। फिर उस 65% में से भी कुछ हीट आपके एब्जॉर्ब हो जाते हैं थ्रू वेरियस मींस, और उसके बाद कुछ आपके रेडिएट बैक कर जाते हैं। तो ये चीज अभी हम डिटेल में देखते हैं, ठीक है। तो देखो सबसे पहले फिगर 8.2 डिपिक्ट्स द हीट बजट ऑफ द प्लैनेट अर्थ। तो आगे है फिगर आपका, वो मैं आपको दिखाता हूं, पहले एक बार डेटा पढ़ लो। सो द अर्थ एज अ होल does not accumulate or lose heat, it maintains its temperature। तो अर्थ हमेशा अपना टेम्परेचर मेंटेन करता है। This can happen only if the amount of heat received in the form of insolation equal to the amount lost by earth through terrestrial radiation। और अर्थ का टेम्परेचर आपका कैसे बैलेंस रहेगा, तो जितना अर्थ आपके इंसुलेशन के थ्रू रिसीव कर रहा है, अगर उतना ही रिफ्लेक्ट कर दिया, रेडिएट बैक कर दिया, तो आपके अर्थ का टेम्परेचर मेंटेन होगा। और जनरली ऐसा ही होता है। So insolation received at the top of the atmosphere is considered 100%, ठीक है। अब देखो ये इमेज देख लो आप, तो मान के चलो ये आपका 100% टोटल सोलर रेडिएशन है, 100%। अब इस 100% में से क्या हो रहा है कि आपका 65% आपके अर्थ पे पहुंच रहा है और 35% आपके रिफ्लेक्ट बैक कर जा रहा है। अब जो 35% रिफ्लेक्ट कर रहा है उसमें तो कुछ आपके स्पेस द्वारा रिफ्लेक्ट हो रहा है, कुछ आपके क्लाउड द्वारा रिफ्लेक्ट हो रहा है, ठीक है, और 2% आपके अर्थ द्वारा रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो यही यहाँ पे गिवन है, roughly 35 units are reflected back to space before reaching the earth surface of this 35 unit। अब इस 35 यूनिट में क्या है, 27 यूनिट जो है ये आपके क्लाउड के द्वारा रिफ्लेक्ट किया जा रहा है, टॉप क्लाउड के द्वारा, ठीक है। और जो 2 यूनिट है रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द स्नो एंड आइस कवर्ड एरियाज ऑफ अर्थ, जिसको हम क्या बोलते हैं, एल्बिडो बोलते हैं। तो एल्बिडो बेसिकली क्या होता है कि अर्थ का सरफेस जो आपका इंसुलेशन को रिफ्लेक्ट कर देता है उसको हम बोल देते हैं एल्बिडो। तो अगर हाइयर एल्बिडो होगा तो ज्यादा आपका एनर्जी रिफ्लेक्ट होगा, अगर लोअर एल्बिडो होगा तो वो आपका एनर्जी क्या होता है, एब्जॉर्ब हो जाता है। समझ आया इतना। जो आइस वगैरह होता है ना, इनका जो एल्बिडो होता है ये बहुत ज्यादा होता है, लेकिन वही आइस में अगर कोल वगैरह पड़ जाए, कोल डस्ट पड़ जाए, तो उसका एल्बिडो क्या होता है, कम हो जाता है, जिसके कारण आइस मेल्टिंग शुरू हो जाता है। सो द टोटल रिफ्लेक्टेड अमाउंट ऑफ रेडिएशन 35 यूनिट्स इज कॉल्ड द एल्बिडो ऑफ द अर्थ। तो एल्बिडो आपको याद रखना क्या होता है, द रिमेनिंग 65 यूनिट्स ऑफ एनर्जी आर एब्जॉर्ब। अब देखो 35 का आपको हिसाब किताब मिल गया, जो रिफ्लेक्ट हो गए वापस इस स्पेस में, उसमें 27% आपके क्लाउड द्वारा रिफ्लेक्ट कर दिए गए, 2% आपके आइस और इसके द्वारा रिफ्लेक्ट कर दिए गए, और 4% आपके अर्थ द्वारा रिफ्लेक्ट कर दिए गए। उसके बाद जो बचा 65 यूनिट्स, अब उस 65 यूनिट्स में 14 यूनिट जो है वो एटमॉस्फेयर क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। और 51 यूनिट्स एब्जॉर्ब होता है अर्थ सरफेस द्वारा। इतना समझ आया, 51 + 14। अब इस 51 यूनिट्स में वापस से क्या होगा, अर्थ कुछ पोर्शन रिफ्लेक्ट करेगा। सो द अर्थ रेडिएट बैक 51 यूनिट्स इन द फॉर्म ऑफ टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। अब इस 51 यूनिट्स में क्या होता है, 17 यूनिट्स जो होते हैं डायरेक्टली स्पेस में चले जाते हैं, ठीक है। उसके बाद जो रिमेनिंग 34 यूनिट्स बचते हैं ये आपके एटमॉस्फेयर में ही रह जाते हैं। तो कितना हुआ, जैसे जब जो 65 यूनिट्स में से मैंने क्या बताया, जो आपका 17 यूनिट्स है ये एटमॉस्फेयर एब्जॉर्ब कर लिया, पहुंचा कितना, 51 यूनिट्स पहुंचा अर्थ पे। अब इस 51 यूनिट्स में से क्या हो रहा है कि जो आपका 17 यूनिट्स है वापस स्पेस में चला जा रहा है, और जो आपका बचा हुआ 34 यूनिट्स है ये दोबारा एटमॉस्फेयर द्वारा एब्जॉर्ब किया जा रहा है। तो पहले एटमॉस्फेयर द्वारा कितना एब्जॉर्ब किया गया था, आपका 14 यूनिट्स, ठीक है। और अब दोबारा एटमॉस्फेयर द्वारा कितना एब्जॉर्ब किया जा रहा है, 34 यूनिट्स। तो 34 + 14 आपका कितना हो जाएगा, 48 यूनिट्स, ठीक है। 48 यूनिट्स आपके एटमॉस्फेयर ने एब्जॉर्ब कर लिया। अब आगे देखो, द एटमॉस्फेरिक एब्जॉर्प्शन ऑफ 34 यूनिट्स। अब एटमॉस्फेयर में भी जो 34 यूनिट्स है वो भी अलग अलग आपके कंपोनेंट एब्जॉर्ब कर रहे हैं। तो जैसे 6 यूनिट्स जो है वो डायरेक्टली एटमॉस्फेयर एब्जॉर्ब कर रहा है, उसके बाद 9 यूनिट्स जो है वो आपके कन्वेक्शन और टर्बुलेंस की वजह से एब्जॉर्ब हो रहे हैं, और जो 19 यूनिट्स है ये आपके लैटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन की वजह से एब्जॉर्ब हो रहे हैं। सो द एटमॉस्फेयर एब्जॉर्ब्स अ टोटल ऑफ 48 यूनिट्स, 14 यूनिट्स फ्रॉम इंसोलेशन + 34 यूनिट्स फ्रॉम टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। फिर these 48 यूनिट्स एब्जॉर्ब्ड बाय एटमॉस्फेयर आर आल्सो रेडिएटेड बैक इनटू द स्पेस। तो ये जो 48 यूनिट्स है ये वापस से स्पेस में चले गए, ठीक है। तो अब देखो जो टोटल रेडिएशन रिटर्निंग फ्रॉम द अर्थ एंड एटमॉस्फेयर इज 17 + 48 = 65 यूनिट्स। समझ आया, अब होश-वश हो गया होगा। अब मैं आपको एक क्लियर डायग्राम में समझाने का प्रयास करता हूं, ठीक है।
देखो आपका ये 100% रिसीव हुआ, राइट। अब इस 100% में से आपके 35% वापस से रिफ्लेक्ट हो गया, ठीक है। इसको यूनिट ले लो, 100 यूनिट्स, जिसमें से 35 यूनिट्स जो है ये आपके वापस स्पेस में चला गया, तो बचा कितना 65 यूनिट्स, ठीक है। अब इस 65 यूनिट्स को अर्थ ने एब्जॉर्व किया। अब इस 65 यूनिट्स में आपके सिर्फ 51 यूनिट्स ही अर्थ द्वारा एब्जॉर्व किया गया, बाकी जो बचा हुआ 14 यूनिट्स है, इसको किसने एब्जॉर्व कर लिया? एटमॉस्फेयर ने, एटमॉस्फेयर। और इसको किसने एब्जॉर्व किया? सरफेस ऑफ अर्थ, ठीक है। अच्छा, अब ये जो 51 यूनिट्स जो अर्थ के सरफेस ने एब्जॉर्व किया वो उसको वापस रेडिएट बैक करेगा, ठीक है। जब रेडिएट बैक करेगा तो इस 51 यूनिट्स में से 17 यूनिट जो है ये आपके वापस से चला जाएगा, कहां पे? स्पेस में चला जाएगा, ठीक है, स्पेस में चला जाएगा। और बचा कितना? 34 यूनिट, ठीक है। 70 यूनिट अगर स्पेस में चला जाएगा तो बचा कितना? 34 यूनिट्स, राइट। अब इस 34 यूनिट्स को वापस से एटमॉस्फेयर एब्जॉर्व कर लेगा, एटमॉस्फेयर, ठीक है। तो पहले एटमॉस्फेयर ने कितना एब्जॉर्व कर रखा था? 14 यूनिट्स कर रखा था, वापस से कितना कर लिया? 34 कर लिया, तो टोटल एटमॉस्फेयर का कितना हो गया? 48 यूनिट्स हो गया, राइट। अब ये 48 यूनिट्स है, ये भी वापस से आपके कहां चला जाएगा? स्पेस में चला जाएगा, ठीक है। तो पहले 17 यूनिट्स गया स्पेस में और उसके बाद आपके 48 यूनिट्स गया, तो ये टोटल मिला के कितना हो गया? 65 यूनिट्स, समझ आए? तो जितना 65 यूनिट्स अर्थ ने रिसीव किया था उतना वापस से क्या किया? रिफ्लेक्ट कर दिया। और इसमें अलग अलग हमने मींस देख लिया कि किसके थ्रू आपके एब्जॉर्ब हो रहा है। जैसे एटमॉस्फेयर में भी जो आपके 14 यूनिट्स था, इसमें भी डिफरेंट था, कुछ टर्बुलेंस की वजह से हो रहा है, कुछ लैटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन की वजह से हो रहा है, और कुछ आपके डायरेक्टली क्लाउड वगैरह की वजह से हो रहा है। वैसे ही जो हमने रिफ्लेक्शन में शुरू में 35 यूनिट्स देखा, इसमें से 27 यूनिट जो है ये आपके क्लाउड द्वारा रिफ्लेक्ट हो रहा है, ठीक है। 2% जो है आपके आइस द्वारा रिफ्लेक्ट हो रहा है, और बाकी आपके अदर मीन्स द्वारा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको हीट बजट को याद रखना है। ये डेटा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली पूछ लेते हैं हीट बजट। और ये डायग्राम में आपको ये क्लियर हो जाएगा, डायग्राम को गो थ्रू कर लेना अपने एंड से एक बार, ठीक है। फिर देखो आगे, 35% जो है आपके स्पेस में रिफ्लेक्ट हो गए और 65% आपके एनर्जी एब्जॉर्ब हो गए, ठीक है। देन वेरिएशन इन दी नेट हीट बजट एट दी अर्थ सरफेस। तो अब हमें वेरिएशन कैसे देखने को मिलता है हीट बजट में, तो ये हम अभी फैक्टर पढ़ेंगे। सो एज एक्सप्लेन्ड अर्लियर, देयर आर वेरिएशन इन द अमाउंट ऑफ रेडिएशन रिसीव्ड एट अर्थ सरफेस। सम पार्ट ऑफ द अर्थ हैज सरप्लस रेडिएशन बैलेंस व्हाइल द अदर पार्ट हैज डेफिसिट। तो कहीं पे आपके ज्यादा है, ठीक है, कहीं पे आपके कम है। तो ये पूरा दुनिया का रीत है, हर जगह एक टाइप का रिसोर्सेस नहीं मिलता है, एक टाइप का आपको क्लाइमेट नहीं देखने को मिलता है, कहीं पे ज्यादा होता है, कहीं पे कम होता है। So figure 8.3 depicts the latitudinal variation in the net radiation balance of the Earth atmosphere system. The figure shows that there is a surplus of net radiation balance between 40 degree north and south. The region near the poles have a deficit. तो ये हमने देख लिया कि इक्वेटर पे जो आपके 40 डिग्री नॉर्थ से लेके 40 डिग्री साउथ तक जो आपका अमाउंट ऑफ सोलर इंसुलेशन है ये ज्यादा है। वहीं पे अगर आप देखोगे पोलर रीजन में तो यहाँ पे अमाउंट ऑफ इंसुलेशन जो है वो कम है, ठीक है। एज अ रिजल्ट द ट्रॉपिक्स डू नॉट गेट प्रोग्रेसिवली हीटेड अप ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ एक्सेस हीट। ऑल्सो द हाई लैटिट्यूड डू नॉट गेट परमानेंटली फ्रोजन ड्यू टू एक्सेस डेफिसिट। तो ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। तो ये डायग्राम देख लो, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है ग्राफ। तो देखो ये नॉर्थ है, ये आपका लैटिट्यूड है 70 डिग्री, 60 डिग्री, 50 डिग्री, 40 डिग्री, 20 डिग्री, 10 डिग्री, 0 डिग्री। तो 0 डिग्री पे देखो आपके सरप्लस है, ठीक है। यहाँ पे आपको सरप्लस देखने को मिल रहा है और यहाँ पे आपको डेफिसिट देखने को मिल रहा है 70 डिग्री और उसके बियॉन्ड। और ये है आपका एनर्जी वॉट पर मिनट। तो इक्वेटर पे आपको अराउंड 300 प्लस आपको वॉट पर स्क्वायर किलोमीटर देखने को मिल रहा है। वहीं अगर पोलर रीजन में देखोगे तो आपको 50 या 40 वॉट पर स्क्वायर किलोमीटर देखने को मिल रहा है। फिर देखो आगे टेम्परेचर। अब टेम्परेचर देखते हैं। तो हमने कॉज पढ़ लिया इंसुलेशन, अब इफेक्ट पढ़ते टेम्परेचर, ठीक है। तो टेम्परेचर को भी कुछ फैक्टर्स आपके डिटरमाइन कर रहे होंगे। तो कौन कौन से फैक्टर है वो? तो सबसे पहले आता है आपका लैटिट्यूड ऑफ द प्लेस, फिर आता है आपका एल्टीट्यूड ऑफ द प्लेस, फिर आता है आपका डिस्टेंस फ्रॉम द सी, और उसके बाद आता है आपका प्रेजेंस ऑफ वार्म एंड कोल्ड ओशन करंट एंड कुछ लोकल एस्पेक्ट, राइट।
पहले तो हीट समझ लो टेम्परेचर क्या होता है। तो टेम्परेचर मैंने आपको बता दिया, डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस, उसको हम टेम्परेचर बोलते हैं। सो द इंटरेक्शन ऑफ इंसुलेशन विद द एटमॉस्फेयर एंड द अर्थ सरफेस क्रिएटेड हीट व्हिच इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर का यूनिट क्या होता है आपका, डिग्री सेल्सियस, केल्विन और फ़ारेनहाइट, जिसमें स्टैंडर्ड यूनिट जो होता है उसको हम केल्विन कंसीडर करते हैं। ठीक है, फॉर्मूला आपको पता होगा कि 1 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273 केल्विन। ठीक है, और इसका जो कन्वर्जन फॉर्मूला होता है वो कैसे होता है, केल्विन इज इक्वल टू C प्लस 273। ठीक है, और F माइनस 32/9 इज इक्वल टू C/5। तो ये कुछ कन्वर्जन फॉर्मूला होता है, ये भी आपके काम आ जाएगा, चाहो तो नोट कर सकते हो, राइट। अब इसमें हम एक एक फैक्टर को डिटेल में समझेंगे। तो लैटिट्यूड वाला तो आपको दोबारा समझने की नीड नहीं है, हमने इंसुलेशन में देख ही लिया कि लैटिट्यूड आपके कैसे डिटरमाइन कर रहा है इंसुलेशन को, है ना। तो आपके जो इक्वेटर पे ज्यादा इंसुलेशन है तो ज्यादा टेम्परेचर होगा, और वही पोल्स पे आपके कम इंसुलेशन है तो कम टेम्परेचर होगा। फिर देखो एल्टीट्यूड। अब एल्टीट्यूड में मैंने क्या बताया था कि जैसे जैसे आप ऊपर जाते हो तो जो गैसेस प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में वो क्या होते हैं, कम हो जाते हैं। तो अगर गैसेस कम हो जाते हैं तो आपका हीट नहीं होगा, है ना, क्योंकि जो ग्रीन हाउस गैसेस या डस्ट पार्टिकल्स है वही तो एब्जॉर्व करते हैं हीट को। तो अगर गैसेस कम मिलेंगे हाइट पे तो आपके हीट भी कम होगा। तो टेम्परेचर आपका क्या करता है, जैसे जैसे आप ऊपर जाते हो तो टेम्परेचर आपका डिक्रीज होता है, और इस फेनोमेना को हम क्या बोलते हैं, लैप्स रेट बोलते हैं, है ना। सो द अमाउंट विथ विच द टेम्परेचर डिक्रीजेस विथ इंक्रीजिंग एल्टीट्यूड इज नोन एज लैप्स रेट। और हम क्या देखते हैं, जनरल जो एवरेज लैप्स रेट रहता है 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर। ठीक है, सो यहां पे दे रखा है इट इज 6.5 डिग्री सेल्सियस पर 1000 मीटर, जिसको हम नॉर्मल लैप्स रेट कंसीडर करते हैं। अब ये जो लैप्स रेट है ना, ये आपकी यूनिफॉर्म नहीं होता है। जैसे जैसे आप अपर लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर में जाओगे तो लैप्स रेट आपके चेंज होते जाता है। तो शुरू में तो देखते हैं हम ट्रोपोस्फेयर में आपका टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है हाइट के साथ, लेकिन वही स्ट्रेटोस्फेयर में मैंने क्या बताया था, क्योंकि ओजोन लेयर प्रेजेंट है तो वहां पे आप हाइट में ऊपर जाओगे तो आपके टेम्परेचर क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है ड्यू टू दैट प्रेजेंस ऑफ ओजोन लेयर। और ओजोन लेयर क्या कर रहा है, यूवी रेस को एब्जॉर्ब कर रहा है, जिसकी वजह से हीट अप हो जा रहा है एटमॉस्फेयर। फिर मेसोस्फेयर में फिर से वापस से सेम फेनोमेना देखने को मिलता है। फिर आप ऊपर चले जाओगे एक्सोस्फेयर में, थर्मोस्फेयर में, तो वहां पे आपके फिर नॉर्मल लैप्स रेट देखने को मिलता है ना। तो ये चीज माइंड में क्लियर रखना। देन आपका आता है डिस्टेंस फ्रॉम सी एंड एयर मास। अब आपने लैंड ब्रिज और सी ब्रिज वाला फेनोमेना पढ़ा होगा, तो जहां पे आपके सी लोकेटेड होता है वहां पे आपको मॉडरेटिंग इफेक्ट ऑफ सी देखने को मिलता है ना। तो आपको पता है कि जो सी है एज कंपैरिजन टू लैंड, ये आपके थोड़ा लेट से हीट अप भी होता है और थोड़ा लेट से कूल डाउन भी होता है, राइट। तो इसीलिए जहां पे सी आपके प्रेजेंट रहता है ना, वहां पे आपको बहुत ज्यादा टेम्परेचर वेरिएशन देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन वहीं पे अगर लैंड आप देखोगे तो लैंड आपको तुरंत से ठंडा भी हो जाता है, तुरंत से गर्म भी हो जाता है। तो इसकी वजह से वहां पे जो टेम्परेचर वेरिएशन देखने को मिलता है बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, राइट। तो सी में ऐसा क्यों होता है, तो इसके पीछे का आपका रीजन मैंने बताया था। एक तो सी की जो स्पेसिफिक हीट होती है, हीट कैपेसिटी, वो आपकी ज्यादा होती है, राइट। तो जो स्पेसिफिक हीट हम किसको बोलते हैं, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ एनी बॉडी बाय 1 डिग्री सेल्सियस, उसको हम क्या बोल रहे हैं, स्पेसिफिक हीट। तो क्योंकि वाटर के टेम्परेचर को बढ़ाने में ज्यादा हीट चाहिए 1 डिग्री सेल्सियस से, तो इसीलिए स्पेसिफिक हीट वाटर की ज्यादा हो जाती है। और यही कारण है कि वाटर जल्दी मतलब एज कंपेरिजन टू लैंड लेट में हीट अप होता है, ठीक है। दूसरा जो मैंने रीजन बताया था, जो आपका सी है वो आपका क्योंकि ट्रांसपेरेंट नहीं होता है। सी है वो उसका जो सरफेस होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है ना, मतलब डीपर लेयर तक आपकी हीट अप होता है। लेकिन वही लैंड जो होता है, लैंड आपका ओपेक होता है, ठीक है। तो आपके लैंड का सिर्फ ऊपर वाला लेयर हीट अप होता है तो जल्दी कूल भी हो जाता है वो। लेकिन वही सी में ज्यादा डीप तक होता है, इसलिए उसको ठंडा होने में ही टाइम लगता है या गर्म होने में ही टाइम लगता है। तीसरी चीज मैंने बताई थी मोबिलिटी। तो जो आपका सी है वो कंटिन्यूअसली मूव कर रहा है, उसकी वजह से क्या हो रहा है, टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। लेकिन वहीं पे जो लैंड है वो आपके कंटिन्यूअसली मूव नहीं करता है, स्टैटिक रहता है, इसलिए वहां पे ये वेरिएशन देखने को नहीं मिलता है। तो ये कुछ रीजन है जो कि ये शो करते हैं कि जो सी में टेम्परेचर वेरिएशन ज्यादा नहीं है एज कंपैरिजन टू लैंड, राइट। इसीलिए जो सी के आसपास जो सिटीज लोकेटेड है, कोस्टल सिटीज, वहां पे आपको मॉडरेटिंग इफेक्ट ऑफ सी देखने को मिलेगा, है ना। तो जैसे आप मुंबई वगैरह जाओगे तो सालों साल वहां पे टेम्परेचर वेरिएशन अराउंड 20 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच में ही रहता है, बहुत ज्यादा गर्म नहीं, बहुत ज्यादा ठंडा नहीं। हाँ, ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है क्योंकि आपके मॉइस्चर प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में। लेकिन वही लैंड एरिया में देखोगे, जैसे अभी दिल्ली देख लो, तो दिल्ली आपका क्या है, कॉन्टिनेंटल एरिया में आता है, राइट। यहाँ पे आसपास सी प्रेजेंट है नहीं, तो इसलिए यहाँ पे आपको मॉडरेटिंग इफेक्ट ऑफ सी देखने को नहीं मिलता है। और ठंडी में बहुत ज्यादा एक्सट्रीम ठंडी लगती है, गर्मी में भी आपके बहुत ज्यादा गर्मी लगती है। तो ये आपके, अब आपको समझ आ गया होगा कि कैसे डिस्टेंस फ्रॉम सी एंड एयर ये आपके डिटरमाइन करता है टेम्परेचर को। अब यही इसी का एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दे रखा है, आप चाहो तो रीड कर सकते हो, राइट। फिर देखो आगे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर।
अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर को हम किसके थ्रू स्टडी करते हैं? आइसोथर्म्स के थ्रू स्टडी करते हैं, आइसोथर्म्स। तो आइसोथर्म्स क्या होते हैं? So the line joining the places having similar temperature are known as isotherms। अब isotherms से आपको पता है कि रिपीटेडली यूपीएससी बहुत क्वेश्चन पूछता है, लगभग हर साल पूछ ही लेता है ना, यूपीएससी का फेवरेट एरिया है। तो आज मैं आपको isotherms का कुछ बेसिक्स बताता हूं, आपको क्लियर हो जाएगा। तो अब isotherm को हम कैसे स्टडी करेंगे, किस बेसिस पे स्टडी करेंगे? तो हम लैंड और सी का कंपेरिजन करेंगे। तो मैंने क्या बताया, सी में आपको बहुत ज्यादा टेम्परेचर वेरिएशन देखने को नहीं मिलेगा, लैंड में आपको टेम्परेचर वेरिएशन देखने को मिलेगा। इसीलिए लैंड में आप जो isotherm देखोगे ज्यादा बेंड देखोगे, और वही सी में आप मोस्टली पैरेलल देखोगे। ठीक है, तो देखो आपको ऐसे समझा देता हूं, मैं इस डायग्राम से क्लियर कर देता हूं। उसके बाद यहां पे जो भी गिवन है आप यूं समझ जाओगे, राइट। तो आइसोथर्म्स में कुछ कुछ क्वेश्चन जो फ्रेम करता है यूपीएससी में, मैं बता देता हूं कैसे फ्रेम करता है। तो मान के चलो आप अर्थ को डिवाइड कर रहे हो, ठीक है, तो ये हो गया आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ये हो गया आपका सदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। ये हो गया आपका लैंड मतलब कॉन्टिनेंट, ये हो गया सी, फिर ये हो गया लैंड कॉन्टिनेंट, ये हो गया सी, राइट। तो ये यहाँ पे आप ले लो नॉर्दर्न अमेरिका, ये हो गया अटलांटिक सी, ठीक है। यहाँ पे हो गया आपका यूरोप और एशिया, यूरेशिया बोल सकते हो, और यहाँ पे पैसिफिक ओशन, राइट। अब इसके कॉन्टेक्स्ट में हम देखेंगे। तो अब देखो मान के चलो यहाँ पे लैंड पे अगर 35 डिग्री है, महीना कौन सा ले लेते हैं हम? अगर जनवरी ले लेते हैं, जनवरी, ठीक है। तो जनवरी में आपको पता है कि ठंडी का टाइम चल रहा होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, है ना। तो आपके टेम्परेचर बहुत कम होगा लैंड पे। तो मान के चलो यहाँ पे टेम्परेचर है 20 डिग्री, लेकिन अगर पैरेलली हम देखेंगे सी में, तो सी का टेम्परेचर क्या होगा एज कंपेरिजन टू लैंड? आपके ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि सी को ठंडा होने में ही टाइम लगता है, गर्म होने में ही टाइम लगता है। तो सी कंपैरेटिवली लैंड के गर्म होगा, राइट। तो सी का टेम्परेचर मान के चलो 25 डिग्री सेल्सियस है, ठीक। फिर लैंड आ जाओ तो लैंड भी आपके लगभग 20 होगा, फिर सी आ गया आपका 25, राइट। अब देखो जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे पोल के साइड, तो इक्वेटर से जैसे हम ऊपर जाते हैं तो टेम्परेचर क्या करता है? डिक्रीज करता है। ये चीज क्लियर है आपको? तो 20 से ऊपर जाओगे तो ये मैं इरेज कर देता हूं, ये आप समझ जाना, ये लैंड की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो ये क्या हो जाएगा? 15 हो जाएगा, राइट। वैसे ही आपको सी में भी टेम्परेचर डिक्रीज देखने को मिलेगा। सी में आपके क्या हो जाएगा? 25 से 20 हो जाएगा, फिर यहाँ 20 से 15 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ 25 से 20 हो जाएगा, फिर इन दी सिमिलर मैनर और ऊपर जाओगे तो ये 10 हो जाएगा। अब ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ, क्योंकि ऊपर हमारा कम हो रहा है तो मैं एक अपना हाइपोथेटिकल वैल्यू ले रहा हूँ, लेकिन आप ट्रेंड समझो, है ना। तो यहाँ 10 हो गया, यहाँ पे क्या हो गया? 15 हो गया, यहाँ पे क्या हो गया आपका? 10 हो गया, ठीक है। यहाँ पे आपका क्या हो गया? 15 हो गया। तो मैंने आइसोथर्म के लिए क्या बताया था कि दी लाइन ज्वाइनिंग द एरिया हैविंग सिमिलर टेम्परेचर। तो आप देखो यहाँ पे सिमिलर टेम्परेचर कहाँ पे है? ये 20 डिग्री यहाँ पे है, यहाँ पे है 20 डिग्री, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे है 20 डिग्री, यहाँ पे है 20 डिग्री। तो अब आपको क्या पैटर्न देखने को मिल रहा है कि जो आइसोथर्म है इट इज बेंडिंग टुवर्ड्स नॉर्थ इन दी ओशन। तो ओशन में देखो, ओशन के साइड में ये क्या कर रहा है? बेंड कर रहा है टुवर्ड नॉर्थ पोल, ठीक है। वही कॉन्टिनेंट में देख रहे हो तो कॉन्टिनेंट में क्या कर रहा है? बेंड्स टुवर्ड इक्वेटर, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना, डायरेक्ट इस स्टेटमेंट में पूछ लेंगे कि इन द मंथ ऑफ जनवरी द आइसोथर्म मूव टुवर्ड्स नॉर्थ इन द ओशन एंड टुवर्ड्स साउथ इन द कॉन्टिनेंट। तो ये स्टेटमेंट अगर देगा तो वो सही होगा, है ना। तो कॉन्टिनेंट में आपके इक्वेटर वर्ड मूव कर रहा है, मतलब साउथ में मूव कर रहा है, और वही आपके ओशन में नॉर्थ वर्ड मूव कर रहा है, मतलब पोल वर्ड मूव कर रहा है। समझ आया इतना? वही चीज ये फिनोमेना रिवर्स हो जाएगा आपके सदर्न हेमिस्फीयर में। तो सदर्न हेमिस्फीयर में आपको कॉन्टिनेंट में नॉर्थ मूव करते हुए दिखेगा और ओशन में आपके साउथ मूव करते हुए दिखेगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखना, ठीक है। और दूसरा चीज ये ध्यान रखना, सादर्न हेमिस्फीयर में क्योंकि लैंड एरिया कम प्रेजेंट है, ठीक है, तो आइसोथर्म मोर और लेस आपके पैरेलल देखने को मिलते हैं, है ना, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ कॉन्टिनेंट्स। तो ऐसा नहीं कि सादर्न हेमिस्फीयर में बिल्कुल कॉन्टिनेंट नहीं है, लैंड मास नहीं है, बट एज कंपेरिजन टू नॉर्दर्न हेमिस्फीयर बहुत कम है। इतना क्लियर हुआ? तो वही चीज आप गिवन है कि करके रीड कर लो, आपका क्लियर हो जाएगा। So the distance from this, so the global distribution of temperature can be understood by studying its distribution in January and July. Isotherm are line joining places having equal temperature. ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब ये डायग्राम देखना आप आगे। Global temperature में in general the effect of latitude on temperature is well pronounced on the map as the isotherm are generally parallel to the latitude. Right? उसका deviation from this general trend is more pronounced in January than in July, especially in the northern hemisphere. तो आपको देखो, ये भी आपके क्वेश्चन पूछा था ना, याद करो 2023 में पूछा था कि जो आपका आइसोथर्म है ये ज्यादा वेल डिफाइंड कब देखने को मिलता है?
जनवरी में देखने को मिलता है एज कंपैरिजन टू आपके जुलाई। क्यों ऐसा? क्योंकि जनवरी में ठंड का मौसम है ना, तो ठंड के मौसम में आपको पता है कि जो टेम्परेचर डिफरेंस होगा वो बहुत ज्यादा देखने को मिलता है इन सी एंड लैंड। वही गर्मी के टाइम पे आपको टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा नहीं देखने को मिलता है लैंड और सी के बीच में, राइट। तो इसीलिए जो आइसोथर्म है ये ज्यादा प्रोनाउंस कब दिखेगा आपके जनवरी के मंथ में, ड्यूरिंग कोल्ड सीजन, ठीक है, विंटर सीजन, और जो आपको कम प्रोनाउंस देखने को मिलेगा समर सीजन में। तो ये स्टेटमेंट डायरेक्टली पूछा हुआ था और देखो आपको सोर्स मैंने बता दिया, डायरेक्ट एनसीईआरटी का लाइन है ये। द डेविएशन फ्रॉम दिस जनरल ट्रेंड इज मोर प्रोनाउंस इन जनवरी देन इन जुलाई। तो ये स्टार मार्क कर लेना, यहां से डायरेक्ट प्रीलिम्स का क्वेश्चन पूछा हुआ है। फिर यहां से भी आपके पूछा हुआ है 2025 में, द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर द लैंड सरफेस एरिया इज मच लार्जर देन द साउदर्न हेमिस्फीयर, हेंस द इफेक्ट ऑफ लैंड मास एंड ओशन करंट आर वेल प्रोनाउंस्ड इन जनवरी। ये देखो, ये आपके 2025 में यहां से क्वेश्चन पूछा था प्रीलिम्स में। इन जनवरी द आइसोथर्म डेविएट टू नॉर्थ ओवर द ओशन एंड टू साउथ ओवर द कॉन्टिनेंट। ये चीज मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया है ना डायग्राम के थ्रू, तो उसको वापस से रिवाइंड करके समझ लेना, नहीं समझ आया तो, राइट। उसके बाद द प्रेजेंस ऑफ वार्म ओशन करंट, गल्फ स्ट्रीम एंड नॉर्थ अटलांटिक मेक द नॉर्थ अटलांटिक ओशन वार्मर एंड द आइसोथर्म बेंड्स टुवर्ड द नॉर्थ। तो ये सब जो एक एक लाइन है ना, इसको आपको नोट्स बनाना है और याद कर लेना है, क्योंकि डायरेक्टली हर साल लगभग आपके यूपीएससी यहां से क्वेश्चन फ्रेम कर रहा है। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके आइसोथर्म, ठीक है। और जल्दी समझ नहीं आता लोगों को, क्योंकि वो जनरली वो लाइन में कंफ्यूज कर जाता है कि कहाँ ठंडा है कहाँ गर्म है। तो सब आपके एनसीईआरटी को एक बार आप गो थ्रू कर लोगे, ये लेक्चर देख लोगे, तो आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे प्रीलिम्स के। सो दिस इज मच मोर प्रोनाउंस इन साइबेरियन प्लेन, ठीक है। द मीन जनवरी टेम्परेचर अलोंग 60 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड इज -20 डिग्री सेल्सियस एट 80 डिग्री नॉर्थ एंड 50 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। तो ये वही बता रहा है कि पोलर रीजन में आपके जो टेम्परेचर है वो बहुत कम देखने को मिलेगा। द मीन मंथली टेम्परेचर फ्रॉम जनवरी इज ओवर 27 डिग्री सेल्सियस इन इक्वेटोरियल ओशन, ओवर 24 डिग्री सेल्सियस इन ट्रोपोस्फेयर, 2 डिग्री टू 0 डिग्री सेल्सियस इन मिडिल लैटिट्यूड एंड -80 डिग्री सेल्सियस टू -48 डिग्री सेल्सियस इन यूरेशियन कॉन्टिनेंट इंटीरियर। तो ये बता रहा है कि जनवरी में आपके टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है ना, ये हम डायग्राम से भी एक बार देख लेंगे। देन द इफेक्ट ऑफ द ओशन इज वेल प्रोनाउंस इन द सदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। Here the isotherms are more or less parallel to the latitude। तो ये मैंने आपको बता दिया क्यों पैरेलल है, क्योंकि यहाँ पे कॉन्टिनेंट आपके कम प्रेजेंट है। एंड द वेरिएशन इन टेम्परेचर इज मोस्ट ग्रेजुअल देन इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। Then the isotherm of 20 degree Celsius, 10 degree Celsius and 0 degree Celsius run parallel to 35 degree south, 45 degree south and 60 degree south latitude respectively। तो अब ये सब चीजें आपको इमेज से समझ आ जाएगी। यहाँ पे हम इमेज देख लेते हैं, ठीक है। तो देखो ये जो है आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरफेस एयर टेम्परेचर इन द मंथ ऑफ जनवरी। तो जनवरी में आप देख पा रहे होगे ओशन में आपके नॉर्थ साइड बेंड कर रहा है, ठीक है, आइसोथर्म, और कॉन्टिनेंट में आपके साउथ साइड बेंड कर रहा है। ये देखो साउथ साइड बेंड कर रहा है, राइट। वही आप देखोगे यहाँ पे आपको पैरेलल देखने को मिल रहा होगा जो आइसोथर्म है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कॉन्टिनेंट प्रेजेंट नहीं है। सिमिलर इन द केस ऑफ जुलाई में चीजें रिवर्स हो जाती है, तो आपके कॉन्टिनेंट में नॉर्थवर्ड मूव करने लगता है और जो ओशन है उसमें साउथवर्ड मूव करने लगता है। उसके बाद ये यही बता रहा था कि द रेंज ऑफ टेम्परेचर बिटवीन जनवरी टू जुलाई। तो देखो यहाँ पे आपके 60 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, चाइना के साइड में। उसके बाद यहाँ पे 50 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे 40 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे आपके 30 डिग्री सेल्सियस, और ऊपर जैसे जैसे जाओगे आपका कम होते जा रहा है, राइट। और बाकी तो आपको पता ही है, क्योंकि शिफ्टिंग ऑफ प्रेशर बेल्ट होता है, तो जनवरी में आपका क्या होता है, जो प्रेशर बेल्ट होता है वो नीचे आ जाता है, ठीक है। 20 डिग्री 10 डिग्री साउथ के अराउंड आपका ITCZ बनता है, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, और वही आपके समर में जुलाई के टाइम पे आपके नॉर्थ में शिफ्ट हो जाता है ITCZ, राइट। फिर देखो यहाँ पे जो डेटा दे रखा था, द इक्वेटोरियल ओशन रिकॉर्ड वार्मर टेम्परेचर मोर देन 27 डिग्री सेल्सियस ओवर द लैंड, more than 30 degrees Celsius noticed in the subtropical continent region of Asia along 30 degree north latitude. Along the 40 degree north run the isotherm of 10 degree Celsius and along the 40 degree south the temperature is 10 degree Celsius. So highest range आपको कहाँ देखने को मिल रहा है, ये स्टार मार्क कर लेना। The highest range of temperature is more than 60 degree Celsius over the northeastern part of the Eurasian continent. This is due to continentality. The least range of temperature 3 degree Celsius is found between 20 degree south and 15 degree north. तो यहाँ पे आपको सबसे ज्यादा टेम्परेचर क्यों देखने को मिल रहा है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे कॉन्टिनेंटलिटी प्रेजेंट है, और यहाँ पे सिर्फ 3 डिग्री सेल्सियस देखने को मिल रहा है, ठीक है, बिटवीन 20 डिग्री साउथ टू 15 डिग्री नॉर्थ।
तो ये सब ना एक बार आप दोबारा आपको रीड करना पड़ेगा आइसोथर्म का पैटर्न को समझने के लिए। यहाँ से डायरेक्ट आपके यूपीएससी क्वेश्चन फ्रेम करता है। बेसिक्स मैंने बता दिया आपको कैसे आइसोथर्म आपके डेविएट करता है नॉर्थ में साउथ में इन द मंथ ऑफ जनवरी एंड जुलाई, ठीक है। क्यों, अगर कहीं पे टेम्परेचर ज्यादा है तो क्यों ज्यादा है, कहीं पे अगर कम है तो क्यों कम है, और डायरेक्टली ये पूछ लेंगे स्टेटमेंट फ्रेम करके। यहाँ पे आपके 60 डिग्री सेल्सियस पाया जा रहा है, ठीक है, जनवरी से जुलाई के मंथ के बीच में, तो ये पूछ लेंगे किस इफेक्ट की वजह से, कॉन्टिनेंटैलिटी इफेक्ट की वजह से, राइट। फिर देखो आगे, इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर। तो ये आज का हमारा लास्ट टॉपिक है, टेम्परेचर इन्वर्जन। अब टेम्परेचर इन्वर्जन हम कब बोलेंगे, तो जनरली हमारा फिनोमेना हम क्या देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम हाइट पे जाएंगे, एल्टीट्यूड हमारा इंक्रीज होता है तो टेम्परेचर हमारा डिक्रीज होता है। यही हमने पढ़ा अभी नॉर्मल लैप्स रेट में। लेकिन ये फिनोमेना अगर आपका रिवर्स हो जाए, मतलब जैसे आप हाइट में ऊपर जाते हो और आपका टेम्परेचर बढ़ता है रेदर देन घटने का, तो उसको हम क्या बोल देंगे, टेम्परेचर इन्वर्जन। अब इसके लिए कुछ कंडीशन रिक्वायर्ड होती है, ठीक है। तो जो हम रेडिएशन फॉग पढ़ते हैं ना, रेडिएशन फॉग वाला फेनोमेना, तो इसके लिए कुछ आपके कंडीशन रिक्वायर्ड होती है, वो कंडीशन हम देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो कंडीशन होता है वो तो ये होता है कि आपका जो लॉन्ग विंटर नाइट प्लस क्लियर स्काई होना चाहिए, ठीक है। अब इस फेनोमेना को आप समझो अच्छे से कि कब आपका ऊपर हाई टेम्परेचर होगा नीचे के मुकाबले, राइट। तो देखो, अगर मान चलो लॉन्ग विंटर नाइट है तो आपको पता है कि सन जो अर्थ है वो हीट सारा रेडिएट करता है, राइट। तो अगर लंबा रात होगा तो ज्यादा आपका हीट रिलीज होगा, तो लोअर जो सरफेस ऑफ अर्थ है वो क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, राइट। उसके बाद क्लियर स्काई क्यों बोल रहे हैं हम, क्योंकि अगर आपका क्लाउड प्रेजेंट रहता है तो वो एब्जॉर्ब कर लेता है हीट को, राइट, पार नहीं होने देता है। लेकिन हमें यहाँ पे क्या कराना है कि हीट को पास होने देना है, ठीक है। तो अगर हीट जल्दी जल्दी पास होगा लॉन्ग विंटर नाइट, तो नीचे वाला जो लेयर है ना वो ठंडा हो जाता है और कंपैरेटिवली जो अपर लेयर है वो गर्म हो जाता है। तो इसको हम कंडीशन को क्या बोलते हैं, टेम्परेचर इन्वर्जन। तो अगर डायग्राम के थ्रू अगर मैं समझाना चाहूं तो मान के चलो ये है आपका वार्म एयर, ठीक है। जैसे जैसे आप ऊपर जाते हो तो कोल्ड एयर आ जाता है, ठीक है। अगर ये कंडीशन आपका रिवर्स हो गया तो अगर यहां पे आ गया आपका वार्म एयर और यहां पे आ गया आपका कोल्ड एयर, तो ये इस फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, टेम्परेचर इन्वर्जन। कंडीशन क्या रिक्वायर्ड है, लॉन्ग विंटर नाइट्स एंड क्लाउडलेस स्काइज। दो कंडीशन पता लग गया। इसी से आपके रेडिएशन फॉग भी फॉर्म होता है। जैसे आपका जब आपका रेडिएट होता है, हीट रेडिएट होता है और वो आपके डस्ट पार्टिकल के कांटेक्ट में आता है तो वो कंडेंसेट करके क्लाउड बन जाता है ना, उसी को हम बोलते हैं रेडिएशन फॉग। तो जो आप फॉग देखते हो ठंडी के टाइम पे, फॉग आपको इसी फिनोमेना की वजह से देखने को मिलता है। समझ आया? और भी हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे फॉग के बारे में नेक्स्ट चैप्टर में, राइट। उसके बाद ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये एक तरीका है इन्वर्जन का, आपके और भी तरीके के इन्वर्जन होते हैं। ये तो सरफेस इन्वर्जन मैंने आपको बता दिया। उसके बाद आपका आता है वैली इन्वर्जन। वैली इन्वर्जन में आपको ज्यादातर ये फिनोमेना देखने को मिलता है कि जो वैली का नीचे वाला हिस्सा होता है ना वो आपके बहुत ठंडा रहता है, ठीक है। वही आप वैली में ऊपर जाओगे तो वो आपका कंपैरेटिवली गर्म रहता है। फिर मैंने आपको याद करो स्ट्रेटोस्फीयर बताया, तो स्ट्रेटोस्फीयर में भी तो हमें यही देखने को मिल रहा था कि जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे तो आपका टेम्परेचर क्या कर रहा था, बढ़ रहा था, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ओजोन लेयर, एब्जॉर्प्शन ऑफ अल्ट्रावायलेट रेज। तो ये कुछ कंडीशन है जिनकी वजह से हमें टेम्परेचर इन्वर्जन का फेनोमेना देखने को मिलता है। सो एट टाइम्स द सिचुएशन इज रिवर्स एंड द नॉर्मल लैप्स रेट इज इन्वर्टेड, इट इज कॉल्ड द इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर। इन्वर्जन इज यूजुअली ऑफ शॉर्ट ड्यूरेशन बट क्वाइट कॉमन नॉनदलेस। अ लॉन्ग विंटर नाइट विद क्लियर स्काई एंड स्टिल एयर इज एन आइडियल सिचुएशन फॉर इन्वर्जन, ठीक है। ओवर पोलर एरियाज टेम्परेचर इन्वर्जन इज नॉर्मल थ्रू आउट द ईयर। तो पोलर एरिया में तो ये बहुत कॉमन है। फिर आता है आपका इफेक्ट्स ऑफ टेम्परेचर इन्वर्जन, ठीक है। तो अब टेम्परेचर इन्वर्जन की वजह से क्या होता है, आपका स्मोक फॉर्मेशन होता है। जैसे अगर फॉग आए, फॉग फॉर्मेशन हो गया, उसमें अगर आपका स्मोक मिल जाएगा तो क्या हो जाता है, स्मोक फॉर्मेशन, ठीक है, जो कि बहुत हार्मफुल होता है हमारे हेल्थ के लिए। सो स्मोक एंड डस्ट पार्टिकल गेट कलेक्टेड बीनीथ द इन्वर्जन लेयर एंड स्प्रेड हॉरिजॉन्टली टू फिल द लोअर स्ट्रेटा ऑफ द एटमॉस्फेयर। फिर डेंस फॉग इन द मॉर्निंग आर कॉमन अकरेंस स्पेशली ड्यूरिंग विंटर सीजन। द इन्वर्जन कॉमनली लास्ट फॉर फ्यू आवर्स until the sun comes up and begins to warm the earth. Then inversion takes place in hills and mountains due to air drainage. Cold air at the hills and mountains produced during night flows under the influence of gravity. तो ये चीज कुछ आपके इफेक्ट थे टेम्परेचर इन्वर्जन के, राइट। फिर यहाँ पे एक टर्म आ रहा है एयर ड्रेनेज। तो एयर ड्रेनेज देख लो क्या होता है, कोल्ड एयर फ्लोज डाउन स्लोप्स लाइक वाटर प्रोटेक्टिंग प्लांट्स फ्रॉम फ्रॉस्ट। तो जो कोल्ड एयर होता है ये आपके नीचे चले जाते हैं। वैली इन्वर्जन में फेनोमेना देखने को मिलता है आपके, देखो जैसे ये वैली है, ठीक है। तो जो कोल्ड एयर होता है ना, क्योंकि ये हेवी होते हैं तो ये सिंक करने लगते हैं नीचे, ऐसे ऐसे, ठीक है।
और जो वार्म एयर होते हैं ये ऊपर आ जाते हैं, राइज कर जाते हैं, राइट। तो इस कोल्ड एयर के नीचे जाने की वजह से क्या होता है कि जो आपका प्लांट्स होता है उसको फ्रॉस्ट से बच जाता है वो, राइट। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एयर ड्रेनेज। तो ये चीज ध्यान रखना। और हो सकता है टर्म डायरेक्टली आपको प्रिलिम्स में पूछ दे, राइट। देन कुछ होता है आपका, देन एक प्लैंक लॉ के बारे में यहाँ मेंशन कर रखा है। तो प्लैंक लॉ स्टेट्स दैट हॉटर अ बॉडी द मोर एनर्जी इट विल रेडिएट एंड शॉर्टर द वेवलेंथ ऑफ दैट रेडिएशन। तो अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स लॉ क्या बोलता है कि जितना ज्यादा बॉडी आपका गर्म होगा, हॉट होगा, उतना ज्यादा वो रेडिएट करेगा, राइट। जितना बॉडी आपका कूल होगा उतना कम रेडिएशन करेगा। तो सन आपके क्योंकि हीट है इसलिए वहां से बहुत ज्यादा रेडिएशन देखने को मिलता है, समझ आए। तो प्लैंक लॉ भी ध्यान रखना, आप आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं। तो इसी के साथ हमारा आज का चैप्टर खत्म होता है, ठीक है। आज के चैप्टर में हमने इंसुलेशन देखा, टेम्परेचर देखा, उसके वेरियस फैक्टर्स देखे कि क्या क्या डिटरमाइन करते हैं इंसुलेशन और टेम्परेचर को, फिर उसके इफेक्ट्स देखने, फिर उसके हमने इफेक्ट्स देखे। और आज का लेक्चर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है आपके प्रीलिम्स के लिए, तो इसको दोबारा रिवाइज करना, गो थ्रू करना वीडियो लेक्चर को, और जो शॉर्ट नोट्स और माइंड मैप्स हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं उसको भी आप गो थ्रू कर लेना, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रेशर के बारे में पढ़ेंगे। आज के लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। जय हिंद।